मुद्दे को इस रूप में प्रस्तुत किया, उसके बाद अब बहुत कुछ है, हमको शेष कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसा विश्वनाथ जी ने कहा कि मुझे धन्यवाद देना है, मैं लेकिन सिर्फ 2-3 मिनट आपका लूँगा। और सबसे पहले तो मैं सरस त्रिपाठी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस आरक्षण को बड़े ही बेहतर ढंग से ऐतिहासिक और तथ्यपरक स्वरूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। आरक्षण के स्वरूप की बात की, उसकी आवश्यकता और इसकी अच्छाई बुराई की बात की। प्रोफेसर पी.टी. शर्मा सर हमेशा की तरह आज भी बहुत ही तार्किक ढंग से, बहुत ही व्यवस्थित रूप से उन्होंने अपने विचार रखे। सारे प्रतिभागियों ने भी अपनी अपनी बात अपने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत की। सब बधाई के पात्र हैं, सबके प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अपनी बात समाप्त करने के पहले हम थोड़ी देर आपको इस मुद्दे पर अपने विचार या जो हमारी समझ है उसके हिसाब से हम आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये आप सबसे है, सभी प्रतिभागियों से है कि जब हम आज किसी विषय पर चर्चा कर रहे हों तो वो चर्चा तभी लाभदायक, तभी क्रिएटिव, तभी समाज उपयोगी हो सकती है जब हम उसको आज और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में उसको देखें। अगर हम चर्चा को 5000 साल पहले, 3000 साल पहले या पुरानी सामाजिक परंपरा या पुराने हमारे वेद पुराण, हमारे साहित्य, हम ये नहीं कहते कि उसमें जो लिखा है वो सही है या गलत है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आज हमारे लिए क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है। आज हम अपने ज्ञान के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, समाज की ज़रूरत के आधार पर हम उसे वह रूप प्रदान करें जो हमारे विकास, हमारे सामाजिक उन्नयन के लिए उपयोगी हो। हम अगर इसमें उलझे रह गए कि कल क्या था, वह सही था, गलत था, तो ठीक है, हम झगड़ा कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, लेकिन दिल पर हाथ रख करके आप सोचिए क्या हम इससे कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे कोई लाभ हो सकता है? और यदि नहीं तो हमें ऐसे विवाद पर नहीं पड़ना चाहिए। मित्रों, मैं अपनी बात इस तथ्य से शुरू करना चाहूँगा कि आज का विषय है आरक्षण, आवश्यकता या राजनीति। पहली बात तो मैं आरक्षण को, मेरा मानना है कि इसे आरक्षण के बजाय अगर प्रोत्साहन के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो शायद ज़्यादा व्यवहारिक होगा। और दूसरी बात, यह एक सकारात्मक भेदभाव है, एफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन है। और इस मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त करने के पहले मैं एक लाइन में सार रूप में अपनी पूरी व्याख्या को समराइज करना चाहूँगा कि आरक्षण के स्वरूप, इसकी मात्रा, इसकी समयावधि और लाभार्थी कौन हो, इस पर तो बहस हो सकती है, परंतु आरक्षण यानी प्रोत्साहन बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि यह कल भी इसकी आवश्यकता थी, आज भी है और कल भी रहेगी। बस हमको देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आरक्षण के वर्तमान स्वरूप और उसके प्रति समाज के दृष्टिकोण के लिए मात्र वोट बैंक की कलुषित राजनीति जिम्मेदार है। अन्यथा आरक्षण यदि अपने वास्तविक स्वरूप में रह पाया होता और उसे विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया गया होता तो सामाजिक समरसता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, निर्णय में भागीदारी, राजनैतिक हिस्सेदारी आदि के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था, उसे अवश्य प्राप्त कर लिया गया होता और आरक्षण भूतकाल का विषय बन चुका होता। मूल संविधान में भी आरक्षण का प्रावधान मात्र 10 वर्षों के लिए 1951 से 1961, और वह भी केवल सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह केवल विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था। आरक्षण का जो स्वरूप वर्तमान समय में हमारे आपके सामने है, यह वास्तव में वोट बैंक की राजनीति ने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए संविधान में संशोधन के द्वारा इसे बाद में संविधान का अंग बनाया। जहाँ तक शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रश्न है, उसे बाद में मूल अधिकारों में जोड़ा गया। जैसे SC ST को आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(4) में, OBC को 15(5) में, EWS को 15(6) में और विधानमंडल में आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में व्यक्त किया गया था। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य था उनका उन्नयन और
एडिक्वेट एडवांसमेंट, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। और वास्तव में पर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द ही वर्तमान समय में आरक्षण में विवाद का विषय बना हुआ है कि आखिर यह पर्याप्त कब होगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16(4) और 6 में किया गया। 16(4)A में प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। 1991 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद ओबीसी को भी आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाने लगी, लेकिन ओबीसी के संदर्भ में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होता है, जबकि SC/ST के संदर्भ में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं होती। 2019 से EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में आरक्षण का स्वरूप इस प्रकार हो गया कि SC/ST को 7.5%, SC को 15%, OBC को 27%। इस प्रकार कुल आरक्षण 59.5% हो जाता है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांग लोगों के लिए 3% आरक्षण है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों तथा मानवाधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आरक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी बच्चे को कभी भी किसी बड़े व्यक्ति के साथ अगर आप लड़ा देंगे तो जीत नहीं सकता है। अतः लेवल प्लेइंग फील्ड का समान होना आवश्यक है। मेरा मानना है कि समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी नहीं बल्कि आरक्षण का उद्देश्य अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वालिटी अर्थात इक्विटी होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से आरक्षण की उपयोगिता सदैव बनी रहेगी। हाँ, इतना अवश्य है कि आरक्षण की नीति लागू करते समय इस बात पर विशेष रूप से बल देना चाहिए कि देश के एक भी नागरिक, ध्यान दीजिए सर, क्योंकि जाति, वर्ग, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा आदि केंद्र में नहीं होना चाहिए। एक भी नागरिक के साथ किसी प्रकार का, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, बौद्धिक हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आरक्षण किसी भी कीमत पर देश के आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नयन तथा राजनीतिक स्थिरता जैसे उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। अर्थात मेरिट और सामाजिक न्याय के बीच न्यायपूर्ण और औचित्यपूर्ण संतुलन अनिवार्य रूप से बना रहना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण बैसाखी नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि अवसर की समानता के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जैसे ही लगने लगे कि अब लोगों को एक ही लेवल प्लेइंग फील्ड प्राप्त हो गई है, इसे अपने आप समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मित्रों, मेरा खुद का यह मानना है कि आरक्षण में बुराई नहीं है। आरक्षण के स्वरूप में बुराई है, उसके तरीके में बुराई है, असली लाभार्थी की पहचान में बुराई है और सही तरीके से उसको लागू करने में बुराई है। और यह चर्चा अगर ऐसे ही चलती रही और हम सब लोग अगर एक स्कॉलर के रूप में निष्पक्ष रूप से इसके सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करते रहे तो एक ऐसी आरक्षण नीति भी निकल कर आएगी जो समाज के हित में होगी और सबके लिए उपयोगी होगी। हमेशा कोई न कोई ऐसा वर्ग विद्यमान रहेगा। ध्यान दीजिए, आप जाति की बात मत करिए, केवल व्यक्ति की बात करिए, संविधान के नागरिक की बात करिए। जो नागरिक को मूल अधिकार की बात करता है, उसके मानवाधिकार की बात करता है। तो अगर कोई भी नागरिक किसी दृष्टिकोण से प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पा रहा है तो उसे प्रतियोगिता में शामिल करने के लायक बनाना यह जिम्मेदारी है। इसके लिए उसे प्रोत्साहन दिया ही जाना चाहिए, उसका नाम आरक्षण ही क्यों न हो। इसी के साथ मैं विश्वनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने निश्चित रूप से बहुत ही ज्वलन, बहुत ही चर्चित और बहुत ही विवादित मुद्दे को विषय के रूप में चुना। और मेरा यह भी मानना है कि जब तक है स्कॉलर किसी विवादित मुद्दे पर, हाँ, लेकिन मेरा निवेदन ये जरूर है कि कम से कम हम आप जब चर्चा करें तो इसको किसी एंगल से न देखें, किसी पक्षपात से न देखें। यहाँ बैठ कर के किसी जाति की बात न करें, किसी धर्म की बात न करें। हम सामान्य बात करें, नागरिक के हित की बात करें, राष्ट्र के हित की बात करें, देश के भविष्य की बात करें, आने वाली पीढ़ी की बात करें, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, हम मजबूत भविष्य की बात करें, तो हमको लगता है कि हमारी चर्चा ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा स्वीकार्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सभी प्रतिभागियों को, अपने मुख्य वक्ता को, अपने मुख्य रूप से प्रोफेसर बी.डी. शर्मा सर को जो बहुत बढ़िया समराइज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद। और